हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल जो है 1 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। तो आज हम 3 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटीपी के। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर चैनल पर आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सोशल एक्सपेक्टेशन एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज। क्या है क्वेश्चन कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि डेवलपमेंटल टास्क मतलब विकासात्मक कार्य, या फिर दूसरा डेवलपमेंटल नीड या फिर विकासात्मक आवश्यकताएं, और तीसरा है विकासात्मक बाधाएं मतलब डेवलपमेंटल हजार्ड्स, और फिर चौथा क्या है ऑप्शन डेवलपमेंटल डोमेन्स विकासात्मक क्षेत्र। क्या होगा क्वेश्चन क्या है कि विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। डेवलपमेंटल टास्क मतलब कि विकासात्मक कार्य, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंटल डॉट क्या मतलब विकास डॉट क्या है विकास डॉट, तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा की ओर होता है। क्या विकास कैसा होता है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा की ओर, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन क्या है कि डेवलपमेंटल प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो नीचे से ऊपर की ओर विकास तो नहीं होता है, तो हमारा बी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर तीसरा है इज आ यूनि डायमेंशनल मतलब कि एक आयामी है, तो विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास जो है बहुआयामी होता है मतलब कि मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास के जो है ढेर सारे आयाम हैं, ऑस्पेक्ट ढेर सारे हैं, तो इस ये भी हमारा रंग होगा। और फिर डी ऑप्शन क्या है, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल एफर्ट्स, क्या है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, विकास वातावरणीय और आनुवंशिक दोनों कारकों से प्रभावित होता है, और ना कि केवल जो है वातावरण या फिर केवल आनुवंशिक, ऐसा नहीं है, दोनों से ही प्रभावित होता है। तो हमारा डी सी और बी ऑप्शन रंग होगा। तो ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर मतलब कि सेंटर टू पेरिफेरी होता है डेवलपमेंट, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन अजर्सन और रीजनिंग की क्वेश्चन है। अजर्सन क्या है, अजर्सन है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। क्या है संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो है दिमाग से होता है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, हमारे दिमाग से होता है, हमारी रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग से होता है, परसेप्शन से होता है। तो क्या है कि ये मध्य बाल्यावस्था तक तेज़ी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। फिर हमारा इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो मानव होता है वो मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख पाता। तो ऐसा नहीं है कि वो मिडिल चाइल्डहुड तक ही जो है चीज़ों को सीख सकता है, उसके बाद नई चीज़ों को नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं है, सीख सकता है। तो हमारा जो है अजर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। और अजर्सन क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सिर्फ मिडिल चाइल्डहुड तक ही नहीं विकसित होता है, आगे भी विकसित होता है। तो ये भी गलत है, मतलब अजर्सन और रीजन हमारा दोनों ही रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन होगा कि बोथ अजर्सन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि आ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भूमिका दर्शाता है। तो सामाजिकरण में किसकी भूमिका जो है दर्शाता है वो, तो फर्स्ट है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब कि धार्मिक इंस्टीट्यूशन या फिर धार्मिक संस्थान जिसको कहते हैं, और दूसरा है फैमिली, और तीसरा है मीडिया, और चौथा है स्कूल। तो किस सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है, तो वो जो है एक रियलिटी शो कर रही है, मतलब कि वो मीडिया जो है मीडिया को दर्शा रही है, मतलब कि जो है सी ऑप्शन इसमें होगा। और मीडिया क्या है, मीडिया जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। तो इसमें जो है सामाजिकरण में मीडिया की भूमिका निभाती है, मतलब कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
फैमिली और धार्मिक संस्थान या फिर जो है विद्यालय का कोई इसमें महत्व नहीं है, मीडिया इसमें होगा, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। क्या है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन व्हिच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सीरिएट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर, मतलब कि एक क्रम में किस अवस्था में वस्तुओं को लगा सकते हैं, योग्यता पा जाते हैं। तो क्या होगा, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर, और दूसरा प्री ऑपरेशनल, और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो किस स्टेज में जो है बच्चा से जो है चीज़ों को क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है, तो किस में होगा, तो वो कॉन्क्रीट स्टेज में होगा, जिसमें जो है क्लासिफिकेशन और सीरिएशन जो है डेवलप हो जाते हैं उनके अंदर। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, कॉन्क्रीट एज। फिर आगे देखते हैं, अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डॉट कहलाती है, तो क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और जो है परिवर्तित करती है, तो क्या कहलाता है, मतलब कि ट्रांसफर मेंटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, फर्स्ट डेफर्ड इमिटेशन मतलब नकल उतारने जैसा व्यवहार, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व, या फिर तीसरा एस्मिलेशन, या चौथा एक्विलिब्रेशन मतलब कि संतुलीकरण। तो क्या होगा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, संतुलीकरण जो है बैलेंस बना के चलता है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, संतुलीकरण। फिर आगे देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डॉट का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। क्वेश्चन क्या करें, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका जो है क्या उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है, मतलब कि बच्चा जब जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उन्हें वो हिंट दे रही है। तो क्या होगा, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट, यह डॉट का उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, तो इसका फोल्डिंग का होगा, या फिर रिवर्सिबिलिटी, या फिर सीरिएशन, या फिर एक्सपोजिटरी टीचिंग का होगा। तो किसका होगा, तो ये स्कैप फोल्डिंग होगा, स्कैप फोल्डिंग जिसको हम पाढ़ कहते हैं, मचान कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यह जो है इसका फोल्डिंग का उदाहरण है कि वो जो इसका फोल्डिंग का मतलब कि जो है बच्चों को इशारा देना, संकेत देना, जिससे वो आगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा उसमें। फिर आगे क्वेश्चन क्या, व्हिच थ्योरिस्ट असर्ट्स, क्या है, व्हिच थ्योरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो क्या होगा, निम्न में से कोई किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या है कि सिद्धांतकारी ने कहा कि जो है संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, या फिर कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। तो क्या है, लेव वाइगोस्की ने कहा था, या फिर इवान पैवलोव ने कहा था, या फिर वीएफ स्किनर ने, या फिर जॉन जेबी वाटसन ने। तो किसने कहा था, तो जो है लेव वाइगोस्की ने कहा था। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो है बच्चा जो है जब कोलैबोरेट करके सीखेगा, जो है चीज़ों को समूह में सीखेगा, ग्रुप लर्निंग करेगा, तो अच्छे से सीख सकेगा और उसका सीखा गया ज्ञान वो अस्थायी होगा। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लेव वाइगोस्की। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के इस सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है, तो क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। क्या है कि हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनाइन प्रोस्पेक्टिव, मतलब उसके सिद्धांत जो है नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। और फिर दूसरा क्या है कि उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। और फिर तीसरा है कि उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। और फिर चौथा है कि उन्हें बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी उसका जो क्रिटिक्स था वो क्या था कि नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, जो है मतलब कि जो है उसमें जो है महिलाओं के जो है इमोशंस को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो यही उनके क्रिटिक्स हैं। तो यही जो है राइट ऑप्शन है, और इनके क्रिटिक्स अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। फिर आगे देखते हैं क्या है,
आगे क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? क्या नहीं है? उन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे तो उनमें से कौन सी बुद्धि नहीं है? तो यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्या नहीं? म्यूजिकल, संगीतमय, संगीतमय है, और दूसरा लिंग्विस्टिक ये भी है, और तीसरा बॉडी काइनेस्थेटिक ये भी है, और चौथा प्रैक्टिकल तो ये नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये जो है उनका उनकी जो थ्योरी, उनका सिद्धांत जो है वो उनमें से ये नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, प्रैक्टिकल। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है तो फर्स्ट है विविध स्पष्टीकरण, मतलब मल्टीपल इंटरपरसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, तो क्या? और दूसरा रूट मेमोराइजेशन एंड क्या है? वर्टिम रिकॉल, फिर रट कर याद करना और शब्दांश शब्दशः पुनरावृत्ति, और फिर तीसरा रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, और फिर चौथा है रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि विविध स्पष्टीकरण। यही जो है क्लासरूम का एक उदाहरण है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, विविध स्पष्टीकरण। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन क्या है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच? क्या है? बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? क्या? बहुभाषिकता, मतलब कि मल्टीलिंग्वलिज्म की बात किया है इसमें, उसके संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, मतलब कि विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग ऑप्शन हुआ। जो है तो बच्चे जब जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो अपनी मातृभाषा का ही यूज करते हैं बोलने के लिए, तो उन्हें जो है दंडित नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, कि स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो, मतलब कि वही भाषा जो है, मतलब उसकी स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो उनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, मतलब कि जो है स्कूल में सुझाया जाए, जो है जो स्कूल में बताया जाए जो लैंग्वेज वही बोला जाए, तो ये भी नहीं होगा। ये भी बी ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं सी ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन क्या है कि जो है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसे वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो हाँ, यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग एरिया या फिर अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो जो है अलग अलग तरीके से अपनी भाषाओं के साथ आता है, तो जो है उसे कक्षा में सम्मान देना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो यही हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे 13 क्वेश्चन देखते हैं कि वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में क्या होगा? वह बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को जो है मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, कि मतलब कि मम्मी जो है वो बाहर काम करने जा रही हैं और पापा जो है वो घर पे किचन का काम संभाले, ऐसे कुछ ही देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, और फिर सी है अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है कि कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि जो है वो अपनी मम्मी को उपकरण ठीक करते हुए देख रही है और देख रहा है बच्चा, और जो है पापा को जो है बच्चों की देखभाल करते हुए, तो ऐसा जो है रूढ़ियों जो है जेंडर स्टेरियोटाइप का पालन वो नहीं करेंगे। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा 14 क्वेश्चन क्या है कि दी प्रोपेज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि 2020 RNAP 2020 आर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या हैं? तो क्या उद्देश्य हैं?
तो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। तो ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और फिर सेकंड ऑप्शन है कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। और फिर तीसरा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। और फिर चौथा है कि कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ये था, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और फिर दूसरा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, तो थर्ड ऑप्शन भी राइट है। और फिर अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना ये नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना ये भी नहीं होगा। हमारे इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 15 क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन क्या है कि डायनेमिक असेसमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड, मतलब कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है? तो फर्स्ट है बच्चे का बौद्धिक स्तर, और दूसरा है समकक्षों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद। तो कंपैरिजन जहाँ होगा वहाँ हमारा ऑप्शन हमेशा गलत ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड, मतलब कि बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। और फिर डी ऑप्शन है कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या फिर नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो क्या समझने में मदद करता है? तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बच्चे का बौद्धिक स्तर समझने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो क्या करने से बचना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देने चाहिए, मतलब कि अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव्स। और फिर दूसरा क्या है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। और फिर तीसरा कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। और फिर चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मतलब कि गिफ्टेडनेस और फिर विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो क्या करने से बचना चाहिए? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा कि तो इसमें किससे बचना चाहिए? तो अध्यापक केंद्रित, मतलब टीचर सेंटर्ड करिकुलम से बचना चाहिए। मतलब कि जो है अध्यापक से जो है वो अध्यापक केंद्रित ना होकर के जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए जो है पाठ्यक्रम। तो यही हमारा गलत ऑप्शन है। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जबकि जो है जो एजुकेशन है वो क्या है कि जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो यही ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब कि यही ऑप्शन सी ऑप्शन है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है सही विद्यार्थियों के मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग। और दूसरा है कि अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। और फिर तीसरा है कि सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं। और चौथा सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, ऐसे जो है विद्यार्थी ऐसा तंत्र तैयार करना चाहिए। तो क्या तैयार करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा गलत ऑप्शन है। और दूसरा देखते हैं अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड प्रोस्पेक्टिव, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। नियुक्ति स्थान पर
नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेत हैं? तो फर्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और दूसरा विजुअल इम्पेयरमेंट, और फिर तीसरा है डिसलेक्सिया, और चौथा है डिस्ग्राफिया। तो जो है क्या है कि बच्चा जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, और जो है नियुक्त स्थानों पर नहीं बैठ पाता, मतलब बेचैन रहता है। तो उससे जो है डिसऑर्डर हुआ है, डिसेबिलिटी है। तो कौन सी डिसेबिलिटी है? तो वो क्या है? ADHD हम कहते हैं जिसको, क्या है? ADHD, जिसे हम क्या कहते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसका जो है फुल फॉर्म है ADHD का। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है चीज़ों पर। तो यही ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यही इसको जो है डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर हुआ है ADHD। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन क्या कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डॉट क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि श्रवण बाधिता वाले मतलब कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है, विद्यार्थियों के समावेशन ही तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। और दूसरा है सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। और फिर तीसरा सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और फिर चौथा है कि जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि बच्चा जो है वो सुन नहीं सकता है तो वो इशारे से बात करेगा, मतलब कि इशारे से किए हुए बात को ही वो समझ पाएगा। तो इसीलिए उस वक्त नहीं बोलना चाहिए जब जो है बच्चा आपका चेहरा ना देख पाए। जब आप इशारा करेंगे, आपका चेहरा देखेगा, तभी वो समझ पाएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब बच्चा विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है कि ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं वह किसे समन्वित करते हैं? तो किसे कहते हैं? रोट मेमोराइजेशन, या फिर क्रिएटिविटी, या फिर फ्रस्ट्रेशन, या फिर कंपटीशन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन क्या होगा कि ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं वह किसे समन्वित करते हैं, मतलब कि प्रमोट करते हैं। तो वो कि जो है क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, सृजनात्मकता को प्रमोट करते हैं, मतलब कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जो विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं रहते हैं, मतलब कि बच्चा जो है वो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव है, तो इसीलिए बी ऑप्शन होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो हमने आज के क्वेश्चन में हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अगली वीडियो में हम अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।